भारत का रुपया यानी करेंसी गिरते गिरते ऑल टाइम लो पर आ चुकी है, जहां पर $1 लगभग 86 रुपए का हो चुका है और 2 साल पहले यही डॉलर 62 रुपए का करीब हुआ करता था। Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. And the Indian rupee slumped to an all-time low of 86.58 against the US dollar on Monday. You've seen the rupee crack quite a bit during the trade today. It's about 86.40 at the last count is what we understand. तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय रुपया इतना गिरता क्यों जा रहा है? और कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि हम तो आम आदमी है भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, रुपया कहीं भी जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जनाब, और जबरदस्त वाला पड़ता है। हर एक आदमी की जेब पर फर्क पड़ता है, और स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हम और आप जैसे, वो तो इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा आप बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में रुपया डॉलर के मुकाबले 100 रुपए तक पहुंच जाएगा? पूरी दुनिया में यूएस डॉलर एक बेंचमार्क है, यानी सारी करेंसी को यूएस डॉलर के अगेंस्ट में मेजर किया जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यूएस डॉलर का इंपैक्ट बीच में आता ही आता है। और तो और आज हमारे रुपए को अमेरिकन डॉलर का गुलाम बुलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से करीब 2000 साल पहले हालात बिल्कुल उलट हुआ करते थे। 77 एडी की बात है। रोमन ऑथर प्लाइनी अपनी किताब में एक शिकायत जारी करते हैं कि हमारे राज्य की औरतों को भारत में बने कपड़े और मोती इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं कि इसके चक्कर में हमारे साम्राज्य का सारा सोना भारत की सरजमीन पर जा रहा है। हमें हर साल करीब 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स इंडिया को देने पड़ते हैं, और इसलिए हमें जल्द ही इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। और इसके करीब 1500 साल बाद सन 1658 में भी एक फ्रेंच ट्रेवलर फ्रैंको बर्नियर अपनी किताब में ये लिखते हैं कि विश्व का सारा कीमती चांदी और सोना पूरे दुनिया भर के देशों से घूमकर आखिर में भारत की जमीन पर ही दफन हो जाता है। और 1950 में रिनाउंड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मेडिसन ने भी अपने कई रिसर्च में खुल के ये कहा है कि सन 1700 तक, यानी कि मुगलों के भी राज तक, पूरे जीडीपी का 25% यानी 25% जीडीपी अकेले भारत से ही आता था। मतलब सोचिए, आज 2024 में यूएस जितना अमीर है ना, सन 1700 में हम उससे भी ज्यादा अमीर हुआ करते थे। लेकिन आज 2024 में सुन के बुरा लगेगा कि हमारे रुपीस की औकात आज कंप्लीटली यूएस पर निर्भर हो चुकी है, और हम जानते भी नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। मतलब जरा आप ही सोचो, ऑलमोस्ट 1600 सालों तक हम पूरे विश्व के वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन में से थे। इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंस तक भी हमारे रुपीस की वैल्यू $1 इज इक्वल टू 1 रुपी थी। तो तब से लेकर आज सिर्फ 77 साल में ही हमने हमारे ही करेंसी को इतना कैसे गिरा दिया कि आज $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज होने की नौबत आ गई है। और एक बात और बताऊं आपको, शायद आपको पता होगा, 1900 के समय, 1900 के समय यूके के पास दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व हुआ करता था। लंदन दुनिया के 1/3 गोल्ड को ओन करता था। पाउंड्स पूरी दुनिया की रिचेस्ट करेंसी मानी जाती थी। तो आज आखिर पाउंड को हराकर डॉलर एक ग्लोबल करेंसी कैसे बन गया है? सारे देश अपने डॉलर रिजर्व को ही बढ़ाना क्यों चाहते हैं? और अंत में ट्रंप के इलेक्शन जीतने से हम इंडियंस पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है कि हमारी करेंसी अब और भी गिर जाएगी, और गिर के $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज हो जाएगी? तो दोस्तों, इस सारे सवालों का जवाब ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। यानी 3100 बीसी में, जब हमारे देश में पूरे विश्व का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। अब क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने वर्ल्ड अर्लीस्ट नॉन शिपिंग पोर्ट लोथल और सुतकांगेडोर कंस्ट्रक्ट कर लिया था, इसलिए उस वक्त देश विदेश के कई व्यापारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आया करते थे हमारे देश से सिल्क, टेक्सटाइल, आइवरी बॉक्सेस, ज्वेलरी, फिश हुक्स जैसी चीजें खरीदने के लिए, और उसके बदले हम चांदी जैसे कई प्रीशियस मेटल्स बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज के रूप में लेते थे। यहां तक स्थिति फिर भी चलो नॉर्मल ही थी, लेकिन सन 321 सीई में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत की किस्मत बदल गई, क्योंकि इस दौर में हम सही मायने में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरने लगे थे। एक्चुअली
चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही भारत सही मायने में एक अखंड भारत बन गया था। उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य की मदद से उन्होंने पूरे भारत को एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि आज जैसे इंडिया में गवर्नेंस चलता है ना, ठीक उसी सिस्टम से उन्होंने उस वक्त गवर्न करना शुरू कर दिया था। और इसी दौर में एक भारत की एक ही अर्थव्यवस्था हो, इसके लिए मौर्यंस ने हमारे देश में सबसे पहली बार करेंसी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। सिल्वर कॉइन्स जिन पर फ्लोरल डिजाइन प्रिंटेड हुआ करते थे, कुछ 700 साल तक ऑलमोस्ट पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग इसी सिल्वर करेंसी का इस्तेमाल किया करते थे। इसी पीरियड में इंडिया विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था और इस बात का जिक्र मशहूर ऑथर प्लाइनी ने भी अपनी किताब में किया है। भारत का सबसे ज्यादा माल रोम जाता था, वहां इंडियन टेक्सटाइल और मोती की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, लेकिन रोम के पास हमें बेचने लायक कोई खास चीज नहीं होती थी सिवाय उनकी सबसे कीमती चीज सोना। और इसलिए 6th सेंचुरी ईडी के अंत तक भारत फॉरेन एक्सपोर्ट से इतना ज्यादा अमीर बन चुका था कि मौर्यन एम्पायर के बाद देश पर राज करने वाले अगले शासक गुप्ताज ने तो चांदी के सिक्के हटाकर सीधे सोने के सिक्के बनाना शुरू कर दिया था। इंडिया उस वक्त दुनिया की जीडीपी का 32% शेयर होल्ड करता था। फॉर कॉन्टेक्स्ट, आज यूएसए वर्ल्ड जीडीपी में सिर्फ 24% ही कंट्रीब्यूट करता है, हमारे मुकाबले फिर भी 8% कम तो है। हम 6th सेंचुरी ईडी तक वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुके थे और वो भी कुछ सालों तक नहीं, हमने ये पद ऑलमोस्ट 1600 सालों तक कायम रखा। इनफैक्ट मुगलों के राज में भी हमारी जीडीपी 25% होल्ड करती थी। जानते हो ये कैसे मुमकिन था? वेल, एग्जैक्टली उसी वजह से जिस तरीके से आज चीन इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। जी, मैन्युफैक्चरिंग हब बन के। उस वक्त इंडिया का हर कोना कोना कुछ ना कुछ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर जरूर करता था। जैसे बंगाल में सिल्क उगाकर आगे बिहार, जम्मू और गुजरात जाता था, वहां जाके यानी कि सूरत में वर्ल्ड फेमस सिल्क क्लॉथ, जम्मू में शॉल, बिहार में कारपेट बनते थे। ऐसे ही राजस्थान में प्रीशियस स्टोन, पिंक और व्हाइट मार्बल मैन्युफैक्चर होता था। तो पंजाब में वीट यानी गेहूं और कई अनाज, और स्पाइसेस में तो ब्लैक पेपर की यूरोप में इतनी ज्यादा डिमांड थी कि आप अगर नहीं जानते तो बस इतना समझ लो कि यूरोप हमारे ब्लैक पेपर को काला सोना बोला करते थे। इंडिया ऑलमोस्ट हर चीज एक्सपोर्ट करता था, कपड़ों से लेकर फर्नीचर तक, जरूरी सामानों से लेकर लग्जरी आइटम तक, सब कुछ। और उसके बदले पूरी दुनिया भारत को सोना चांदी दिया करती थी। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर एक करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? आज यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, वो कैसे बनी ये आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि अगर आपको पूरी दुनिया से कुछ भी खरीदना हो तो आपको इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है और इसलिए इसको इंटरनेशनली हर देश अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए यूज करता है। बेसिकली एक ग्लोबल करेंसी होने की वजह से हर देश डॉलर के अगेंस्ट ही अपने देश की करेंसी वैल्यू को तोलता है। पर यहां पर यह मत समझना कि डॉलर बड़ा है, बिल्कुल नहीं। अगर समझने के लिए दुनिया एक बहुत बड़ा सा देश है तो डॉलर बस उस देश की करेंसी है। बाकी आपके देश की करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है आपके करेंसी की डिमांड पर, और अगर डिमांड ज्यादा हो तो आपके देश की करेंसी भी डॉलर से बड़ी हो सकती है। अब नेचुरली यहाँ पर अगला सवाल ये आएगा कि मेरे देश की करेंसी की डिमांड हाई कैसे हो सकती है? तो आपको समझाता हूं। क्या आपको पता है कि एक कुवैती दिनार कितना होता है पर डॉलर? 1 कुवैती दिनार इज इक्वल टू $3.25। ऐसा क्यों? क्योंकि कुवैत टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है और वो एक ट्रेड सरप्लस कंट्री भी है। मतलब कुवैत बाहरी दुनिया से कम खरीदता है, कम इंपोर्ट करता है और ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है। सो दुनिया को ज्यादा जरूरत है कुवैत की और कुवैत को दुनिया की कम जरूरत है। सो ओवरऑल दिनार की डिमांड ज्यादा है। सिंपली बोले तो दुनिया भर के देश कुवैत जाके उनके रिजर्व बैंक के पास डॉलर बेच के दिनार खरीदते हैं ताकि वो कुवैत से तेल खरीद सकें। इसमें दो चीजें हुई, एक तो डॉलर बिका मतलब उसकी डिमांड कम हुई, और दूसरी दिनार को फॉरेन ट्रेडर्स ने खरीदा मतलब उसकी डिमांड बढ़ी। और सिंपल इकोनॉमिक्स में हम जानते ही हैं कि जिसकी डिमांड हाई उसकी वैल्यू भी ज्यादा और जिसकी डिमांड कम उसकी वैल्यू भी कम। तो ये सेम फार्मूला कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है और ऐसे करके कंट्री के ट्रेड पर उसके करेंसी की वैल्यू डॉलर्स के अगेंस्ट डिसाइड होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं चीन का। उसकी करेंसी युआन डॉलर के अगेंस्ट 1 युआन इज इक्वल टू 0.14 डॉलर्स है, यानी कि $1 करीब 7 युआन के बराबर है। मतलब ऑलमोस्ट डॉलर के मुकाबले युआन जितने ही वैल्यू का है इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना इंडियन रुपीस का है। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों?
ये इसलिए क्योंकि चीन एक ट्रेड सरप्लस कंट्री है, मतलब वो दुनिया से सामान खरीदने से ज्यादा सामान बेचती है। अब क्योंकि दूसरी कंट्रीज चीन के सामान खरीदते हैं तो चीन के युआन की डिमांड और वैल्यू ज्यादा है। तो जो फॉरेन बायर्स चीन आएंगे अपने साथ डॉलर्स लाएंगे और चाइनीज सेंट्रल बैंक को देकर उससे युआन खरीदेंगे और बदले में सामान लेंगे, मतलब डॉलर बिका और उसकी वैल्यू गिरी और युआन डिमांड में है तो उसकी वैल्यू बढ़ी। चीन जैसे और 5 देशों की करेंसी वैल्यू भी या तो डॉलर से ज्यादा है या उसके बराबर है। पर इंडिया के केस में अगर आप देखोगे, अनफॉर्चुनेटली हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, मतलब बेचने से ज्यादा हम दुनिया से खरीदते हैं। एंड हमने जैसे पहले जाना कि इंडिया इतिहास में तो कुछ और ही था, हमारी कहानी कुछ और ही थी। इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 1700 तक, ऑलमोस्ट मुगल पीरियड तक एक वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। तो फिर आज कैसे हम एक ट्रेड डेफिसिट नेशन बन चुके हैं? तो इसके लिए हम बहुत पीछे ना जाकर 1821 में चलते हैं, जब भारत से लूटे गए सोने से ब्रिटेन ने अपने देश में एक नया करेंसी एक्सचेंज सिस्टम ही शुरू कर दिया, द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। 1821 में ब्रिटिश सरकार ने डिक्लेयर किया कि अब उनकी करेंसी पाउंड की वैल्यू गोल्ड से बैक होगी। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। समझिए, उस वक्त ब्रिटेन के पास 100 किलो सोना था, तो अब ब्रिटेन इस सोने के प्रोपोर्शन में नोट छापकर उसकी वैल्यू को डिसाइड कर सकता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने 10 पाउंड के 10 नोट छापे तो 1 पाउंड की वैल्यू हो गई 1 किलो सोना। उस समय अगर कोई इस नोट को बैंक ले जाता और वो इसके बदले में सोना विड्रॉ कर सकता था। ये काइंड ऑफ आज के ट्रांजैक्शन की तरह ही है कि नोट दो और सामान ले लो। इससे बस यही फर्क था कि आगे दुकानदार चाहे या तो वो नोट को सोने में कन्वर्ट कर सकता था या फिर उस नोट को आगे दूसरा कुछ सामान खरीदने के लिए पास ऑन कर सकता था। और इस तरह गवर्नमेंट गारंटीड पेपर नोट्स और कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया में शुरू हुआ। दुनिया में इसी एक्सचेंज वैल्यू और पेपर नोट्स को लेकर ट्रेड होने लगा। अब दूसरी तरफ भारत का सारा सोना लूटकर भी ब्रिटेन का दिल नहीं भरा था, वो हमें और बर्बाद करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। साल 1835 में ब्रिटेन ने कॉइन एज एक्ट पास करके एक यूनिफॉर्म करेंसी इंडियन रुपी इंट्रोड्यूस की। जी हाँ, रुपी इंट्रोड्यूस करके उन्होंने हमें तबाह कर दिया। समझाता हूं कैसे। जैसे ही रुपी देश भर में सर्कुलेट हुआ, कुछ सालों बाद उन्होंने इंडिया काउंसिल बिल पास किया जिसमें 2 चीजें डिसाइड की गई। एक कि अब से रुपये की वैल्यू सिल्वर से लिंक्ड होगी, मतलब कि कम वैल्यू वाले मेटल से हमारे रुपए की वैल्यू लिंक करने से ऑटोमेटिकली करेंसी की वैल्यू भी लो हो जाएगी। और दूसरी बात ये डिक्लेयर किया कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले माल का पेमेंट अब रुपीज में ही एक्सेप्ट होगा। ये बिल पास होने से पहले क्या हुआ करता था, हमसे ट्रेड करने आए सारे वर्ल्ड ट्रेडर्स सोना चांदी और प्रीशियस मेटल्स में पेमेंट करते थे, लेकिन अब इस वजह से भारत में प्रीशियस मेटल्स का इनफ्लो कम हो गया, क्योंकि अब ट्रेडर्स आएंगे रिजर्व बैंक के पास सोना चांदी जमा करके रुपीज ले लेंगे। तो ये रियल सोना अब जाएगा कहाँ? ऑब्वियसली ब्रिटेन की तिजोरी में। और रुपीज की वैल्यू जो सिल्वर से लिंक थी वो तो गिर गई। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि बहुत ही सिस्टमेटिकली इंडियन रुपीज की वैल्यू को गिराया गया। ब्रिटेन का दिल अभी भी नहीं भरा। 1890 में इंडियन करेंसी कमेटी बैठी जिसकी रिकमेंडेशन पर रुपये को गोल्ड स्टैंडर्ड पर यानी कि पाउंड्स पर शिफ्ट करके उसका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेट किया गया। अब रेट फिक्स करते वक्त उन्होंने बताया क्योंकि पहले रुपये सिल्वर से लिंक था तो गोल्ड के कंपैरिजन में ऑलरेडी इसकी वैल्यू कम है और इसलिए हम इसकी एक्सचेंज रेट 1 पाउंड इज इक्वल टू 15 रुपीज सेट कर रहे हैं। मतलब इन्होंने देखो पहले हमारे ही सोने से खुद की करेंसी के वैल्यू को बढ़ाया, फिर हमारे ही वैल्यू को कम करने के लिए हमें सिल्वर से लिंक किया और आखिर में हम कभी उनकी बराबरी न कर सकें इसके लिए हमारी करेंसी को लो ही सेट कर दिया। आने वाले कई सालों तक हमारे पैसों से ब्रिटेन ने खूब मौज किया, लेकिन वो कहावत है ना कि कर्मों का फल तो जरूर मिलता है, ऐसा ही कुछ आगे ब्रिटेन के साथ भी होने वाला था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के लीडर फ्रांस फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर की आग में झोंका गया था। इसका काफी गहरा असर ब्रिटेन पर भी पड़ा। जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुआ, जुलाई 1914 के अंत से लेकर लंदन में लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहर लाइन लगाने लगे। सब पैसे देकर अपना सोना वापस चाहते थे। सिर्फ 6 दिनों में 26 मिलियन पाउंड में से 12 मिलियन पाउंड का सोना लोगों ने बैंकों से निकाल लिया। इससे ब्रिटेन टेंशन में आ गया क्योंकि जंग लड़ने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और तभी उन्होंने एक तरकीब निकाली वही पैसे छापने की। बस पहले से बड़े वैल्यू यानी कि 10 पाउंड के नोट्स थे, अब उन्होंने छोटे वैल्यू के छापने शुरू कर दिए।
सिंपल एग्जाम्पल खुद भारत है। जब भारत में 2000 रुपए के नोट छापे गए थे, तभी कितने ही लोग उसे डेली के छोटे मोटे दूध, ग्रोसरी जैसी चीजों को लाने के लिए उपयोग नहीं कर पाते थे। इंडियन रोज जो नोट्स यूज करते थे वो 10, 20, 50 या 100 रुपए के नोट्स हुआ करते थे। सेम यही यूके के साथ भी हुआ। 10 पाउंड उस समय उनके लिए 2000 के बराबर थे, और इसीलिए सिर्फ 2 दिनों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिन रात काम करके 2.5 मिलियन पाउंड वर्थ के 1 पाउंड वाले, मतलब कि कम वैल्यू के लाखों नोट्स छापे। मार्केट में नई करेंसी आने से लोगों ने सोना विड्रॉ करना बंद कर दिया, और अब जाहिर है कि जितने ज्यादा नोट्स छापे जाएंगे उससे उनकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। और एग्जैक्टली ब्रिटेन के साथ हुआ भी यही। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनकी करेंसी की वैल्यू एकदम से गिर गई। दूसरी तरफ जहां पाउंड तेजी से गिर रहा था, वहीं उसे रिप्लेस करने के लिए एक नई करेंसी सुपर पावर बनकर उभर रही थी। जी हां, यूएस का डॉलर। दुनिया भर में अब पाउंड के बदले में डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया, वॉर को फंड करने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो दुनिया भर के देशों ने लोन लेकर जंग लड़ी, और ये लोन देने वाला और कोई नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था। उस वक्त यूएस ने 9.5 मिलियन डॉलर्स का लोन 11 देशों को दिया था, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। इससे दुनिया में डॉलर की सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ गई थी। इसी दौर में डॉलर दुनिया के हर देश की ट्रेजरी में पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी वो एक ग्लोबल करेंसी नहीं बना था, और ये कसर पूरी कर दी वर्ल्ड वॉर 2 ने। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, अमेरिका समझ गया कि मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में क्या चीज रहने वाली है, जंग लड़ने के लिए हथियार। इसी दौरान यूएस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट वेपन सप्लायर बन गया। लेकिन कंट्रीज के पास पैसे ही नहीं बचे थे, तो उन्होंने उनके रिजर्व बैंक से सोना निकालकर यूएस को गोल्ड में पेमेंट करना शुरू कर दिया। और इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएस के पास दुनिया का 75% सोना जमा हो गया था, और यूएस दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व वाला कंट्री बन गया था। लेकिन इससे ना एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि अब हम करेंसी एक्सचेंज वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि सारे देशों का सोना तो यूएस की तिजोरी में बंद है। तो इसमें फैसला करने के लिए 1944 में सारे कंट्रीज यूएस के ब्रेटन वुड्स में पहुंचे, और इस मीटिंग में ये सॉल्यूशन निकाला गया। देखो, अब हमारे पास सोना नहीं है, लेकिन डॉलर्स तो हैं। इस मीटिंग के बाद कंट्रीज ने 35 यूएस डॉलर की वैल्यू 1 आउंस सोने के बराबर डिसाइड की, और ये सारे कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अब से हम हमारे डॉलर रिजर्व से हमारे देश की करेंसी एक्सचेंज वैल्यू फिक्स करेंगे। तो जब भी किसी कंट्री को डॉलर के बदले में गोल्ड लेना हो, तो वो यूएस को डॉलर देकर गोल्ड ले सकते थे। मतलब यहां पर जिसके पास जितना डॉलर, वो अपने देश की करेंसी उतनी सेट कर सकता था। इस नए सिस्टम को ब्रेटन वुड्स सिस्टम बोला गया, और इसी सिस्टम ने यूएस डॉलर को दुनिया की ग्लोबल करेंसी बना दिया। लेकिन भारत के रुपयों की अगर बात करें, तो हमारे लिए देश की आजादी के बाद से बुरा वक्त शुरू हो गया था। 1960 में इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडो चाइना वॉर, 1973 में ऑयल क्राइसिस, 1951 में हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2013 में टेपर टेंट्रम क्राइसिस, 2020 में कोविड पैंडेमिक, और अभी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर। इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा रुपया 1947 के बाद से 1 रुपीज इक्वल टू $1 से 77 साल के बाद गिरते गिरते आज $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज तक, 86 रुपीज तक पहुंच चुका है। पर जानते हो, अभी ट्रंप के जीतने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे रुपीज डॉलर के अगेंस्ट ऑल टाइम हाई 90 रुपीज तक पहुंचने वाला है? वेल, एसबीआई ने ट्रंप की 3 पॉलिसियों को इसका जिम्मेदार बताया, जो इलेक्शन जीतने से पहले ट्रंप ने अपनी जनता से प्रॉमिस किया। जिसमें पहली पॉलिसी, वो इंपोर्ट्स टैरिफ को बढ़ा देंगे, जिससे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, और इससे अमेरिकन लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे, ना कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ट्रंप ऐसा करना चाहते हैं ताकि कंपनीज यूएस में ही अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए एनकरेज हों, जिससे अमेरिकन के लिए और ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी। और दूसरा प्रॉमिस था कि वो अमेरिकन का इनकम टैक्स कट करेंगे, और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉमिस था कि वो अमेरिका में आने वाले H1B वीजा होल्डर्स का वीजा अलोकेशन प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे, प्लस वीजा एक्सपायर्ड इमिग्रेंट्स या फिर इलीगल इमिग्रेंट को डिपोर्ट कर देंगे। तो अब जब ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं, तो हमारी एसबीआई ने उनकी इन 3 पॉलिसियों को रिव्यू किया और एक नोटिस जारी किया कि यूएस के इन पॉलिसियों के रेमिफिकेशन हमारी इकोनॉमी में भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ 4 मेजर रीजन। पहला, अगर अमेरिका इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ाता है, तो आज जो इंडिया यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस में है, यानी हमारे प्रोडक्ट्स की वहाँ जो हाई डिमांड है, लेकिन अब वही प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनकी डिमांड वहाँ पर कम हो जाएगी, जिससे होगा ये कि इंडियन रुपीस की वैल्यू और घट जाएगी। तब ट्रंप की दूसरी पॉलिसी टैक्स को
कट करने की है। तो एसबीआई की रिपोर्ट में ये लिखा है कि अगर उनकी सरकार टैक्स को कम करेगी तो इससे यूएस में इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि आमतौर पर हर इकोनॉमी में जब लोगों के पास पैसे बचते हैं तो लोग पहले से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। आपने भी यही देखा होगा कि मोस्टली इनकम बढ़ने पर लोग लोन लेकर चीजें ज्यादा खरीदने लगते हैं। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कांस्टेंट हो तो जाहिर है चीजों के प्राइस बढ़ते हैं, जिसको महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो एसबीआई के हिसाब से टैक्स कट से इन्फ्लेशन आ सकता है, जिसको कम करने के लिए आमतौर पर सेंट्रल बैंक्स अपने देश में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। अब आप ही मुझे बताओ कि जब फिक्स डिपॉजिट आप कराने जाएंगे तो एफडी जब कराने जाएंगे तो कौन से बैंक में कराएंगे? वही ना जहां हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अगर यूएस के केस में भी ऐसा होता है तो जैसे कि यूएस के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे तो सारे इन्वेस्टर इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर यूएस में डाल देंगे। मतलब सारे इन्वेस्टर्स रुपी बेचकर आरबीआई से डॉलर्स खरीदेंगे, जिससे क्या होगा? अगेन डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, रुपये की घट जाएगी। इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल आउटफ्लो बोलते हैं। तीसरी पॉलिसी, अगर यूएस इंडियंस को H1B वीजा ही नहीं देगा तो वहां पर इंडियंस काम करने नहीं जा पाएंगे और उनके घर में यानी कि इंडिया में डॉलर इनफ्लो कम हो जाएगा। और अगर डॉलर इनफ्लो ही कम हो गया तो मतलब रुपये की वैल्यू अगेन कम हो जाएगी, क्योंकि देश के लोग डॉलर बेचकर रुपए की डिमांड नहीं करेंगे। सो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारा रुपया डॉलर का गुलाम बन ही चुका है। और आपको पता है कि इसके पीछे का मेजर कारण क्या है? हमारे ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी कि $132 बिलियन सिर्फ तेल खरीदने में ही खर्च करता है। इसमें से $125 बिलियन तो यूएस में रह रहे हमारे इंडियंस जब इंडिया में डॉलर्स भेजते हैं तभी जमा होते हैं। ये अमाउंट हमें दुनिया का हाईएस्ट डॉलर रेमिटेंस रिसीवर बनाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया $20.78 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में है। अब सोचो, अगर यूएस ने हमारे गुड्स खरीदना बंद कर दिया और इंडियंस को H1B वीजा देना बंद कर दिया तो ऑलरेडी जो $2 बिलियन का गैप है वो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और इसी खतरे को एसबीआई ने पॉइंट आउट किया है और ये प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले 4 सालों में रुपी एक ऑल टाइम हाई 90 रुपीज तक गिरेगा। वेल, इट्स हाई टाइम हमें हमारे रुपीज को बचाने के लिए ऑयल इंपोर्ट्स को कम करना होगा। इसके लिए इंडिया को जितना हो सके क्लीन फ्यूल यानी ईवी पर शिफ्ट होना होगा, जो हमने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं वो ये कि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाकर चीन जैसी कंट्री से इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं, जो सिर्फ तभी ही पॉसिबल हो पाएगा जब हम मेक इन इंडिया के गोल को सीरियसली लें और उसे कंप्लीटली अचीव करें। और तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम फॉरेन कंट्रीज और यूएस से इंडिया में आता हुआ पैसा यानी रेमिटेंस को बढ़ाएं। डेफिनेटली जो लोग फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं और इंडिया में पैसे भेज रहे हैं वो लोग भी रेमिटेंस को बढ़ाकर इंडियन करेंसी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि इंडिया का ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कितना सक्सेसफुल होता है। तो इस वीडियो से क्या आपको कुछ नई जानकारी मिली? क्या आपको इंडिया की इस हिस्ट्री के बारे में पता था कि इंडिया की करेंसी की क्या वैल्यू हुआ करती थी और वो वैल्यू एग्जैक्टली कैसे डाउनग्रेड हुई? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।